सत्य के साथ। नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान हैं हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे, जिन्हें ये फक्र हासिल है कि जब से जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार की जिम्मेदारी संभाली है तब से हरिद्वार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसका क्रेडिट डीएम साहब मुख्यमंत्री जी के विजन को देते हैं। क्या क्या हरिद्वार में हुआ है और किस तरीके से हरिद्वार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो बात करते हैं जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने हर अचीवमेंट का, हर खूबी का, जिले की तरक्की का क्रेडिट मुख्यमंत्री जी के विजन को देते हैं। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी विभाग का अधिकारी हो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं और जो राज्य सरकार होती है उसके लीडर माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का विजन होता है, उनका जो निर्देश होता है, उनकी जो सोच होती है, वही जिलों में परिलक्षित होती है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो जब से पुष्कर सिंह धामी जी की हुकूमत आई है तब से हरिद्वार में सबसे मेजर काम क्या क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? देखिए, ये थोड़ा सा लंबा विषय है और मैं थोड़ी सी इसकी शुरुआत पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। देखिए, सबसे बड़ा हम लोगों के सामने जो चैलेंज आया था ये पिछले वर्ष, जब कोरोना काल में 2 साल तक हमारी कांवड़ यात्रा पूर्णतया बाधित रही और इस बात का एंटिसिपेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी था और उन्होंने पर्सनली पूरी टीम के साथ, माननीय हमारे पर्यटन मंत्री जी भी रहे और सभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे, और उन्होंने कांवड़ मेले में होने वाली भीड़ और उसके बारे में अनुमान लगाया था। उसकी तैयारियों की उन्होंने यहाँ समीक्षा की और मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो सोचा था और जिस तरह का निर्देश दिया था, हम लोगों ने उसी के अनुरूप कार्य किया और अब तक के इतिहास में हरिद्वार में लगभग 4 करोड़ की कांवड़ केवल 12 दिन के अंदर आई। ये अपने आप में रिकॉर्ड था और इस पूरी कांवड़ यात्रा को हम लोगों ने बहुत ही निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराया और एक प्रकार से उसको कुंभ मेले का स्वरूप दिया, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हों और लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। इन सब का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन किया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन था। और उन्होंने इस कांवड़ मेले में एक नई पहल भी शुरू की थी। पहली बार उत्तराखंड में यह हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे श्रद्धालु आए थे उनका चरण प्रक्षालन भी किया था और आपको शायद जानकारी होगी कि ये पूरे देश में एक प्रकार का एक उदाहरण सेट हुआ था। ये तो बात रही हमारे उस विषय की। इसके अलावा जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पर कई 5 हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो ये सभी विषय होते हैं जिसके पैरामीटर्स के आधार पर नीति आयोग निर्धारित करता है कि जिले पिछड़े हुए हैं और दुर्भाग्यवश हरिद्वार भी उस कैटेगरी में था। इसके बाद हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए और एक अच्छी सी योजना बनाई। समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग को परामर्श मिलता रहा और पिछले वर्ष जुलाई की जो डेल्टा रैंकिंग आई, उसमें आपको जान के हर्ष होगा कि हम लोगों को ओवरऑल सभी 5 क्षेत्रों में हरिद्वार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इसके लिए नीति आयोग ने 7 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि दी कि आप प्लान बना के भेजिए, एज ए रिवार्ड आपको हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हर नल जल योजना चल रही है भारत सरकार की जल जीवन मिशन की, और उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम होती है। आज ही इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है कि ये पिछले तिमाही में जनपद हरिद्वार ने पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिछले 3 महीनों में 22% की हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सरकारी ज़मीनों को कब्जे से मुक्त कराया जाए, उसका इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाकर देखें, पुराना ITO चौराहा से लेकर और भारत माता मंदिर तक वो इतनी कंजेस्टेड रोड थी, करीब अतिक्रमण के कारण वो लगभग 15 फीट की सड़क रह गई थी
और विभिन्न मेलों में, जब आप जानते हैं कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, यहाँ हर 15 दिन पर कभी पूर्णिमा का उत्सव होता है, अमावस का स्नान होता है, गंगा दशहरा, कांवड़ मेला, यहाँ पर ये एक रूटीन वर्क है। ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो एक प्रकार से रोड जैम की स्थिति होती थी। वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी प्रभावी कार्रवाई की और लगभग सिंचाई विभाग की 160 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, और वहाँ पर रोड का चौड़ीकरण बहुत तेजी से चल रहा है। अब स्थिति यह है कि वो करीब 35 फीट की सड़क चौड़ी हो गई है। इसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्याएं रहीं, उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पर अभी विकास प्राधिकरण हरिद्वार ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही एक सोच थी कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वैसे ही हर की पैड़ी कॉरिडोर भी बनना चाहिए। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर की पैड़ी हमारा सेंट्रल अट्रैक्शन का पॉइंट है, और उसके चारों ओर जो मार्ग आते हैं, आपने भी देखा, बड़े कंजेस्टेड हैं, फसाड उनके बड़े ही अस्त व्यस्त हैं। इन सब को लेकर एक कार्य योजना हम लोगों ने बनाई, इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष रूप से इसको कहा कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, इसमें आप लोग आगे बढ़िए। और मैकेंजी के संपर्क में हम लोग हैं। अब उसकी आरएफपी हमारी बन गई है, वो फ्लोट होगी, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि वो कार्य योजना जिस दिन धरातल पर उतरेगी, आपको हरिद्वार का नक्शा बदला हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो एक सबसे अहम काम हुआ है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर भी आपने काफ़ी प्रयास किए हैं। आप जब देहरादून में रहे, वहाँ पर भी काफ़ी, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर आप मिशन मोड पर काम करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या? देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर चूँकि समय समय पर सरकार के डायरेक्शन भी आते रहते हैं कि कितने माइक्रोग्राम की प्लास्टिक प्रोहिबिटेड होगी, कितने की नहीं होगी, वो तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते ही हैं। साथ ही हम लोगों का प्रयास ये होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, और जागरूकता इस स्तर पे हो कि लोग स्वयं उसका प्रयोग करना छोड़ दें। एंड वी आर लकी कि हरिद्वार में हम लोगों ने मानसिक रूप से लोगों को काफ़ी तैयार किया, और लोगों को समझाया कि यहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा का, ये एक प्लेन्स में पहली बार माँ गंगा का आगमन होता है, उसके बाद यही गंगा हमारी पूरी गंगा सागर तक जाती हैं। तो गंगा की शुचिता को, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इसका आप लोग प्रयोग न करें, धीरे धीरे छोड़ें उसको, और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अभी पिछले वर्ष जो बेस्ट गंगा टाउन सिटी का अवार्ड था, वो हरिद्वार को ही प्राप्त हुआ, जो उसके पूर्व वर्ष में बनारस को मिला था, और माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसके लिए हरिद्वार को पुरस्कृत भी किया गया है। आपने जो यहाँ फ्लाईओवर को लेकर भी काफ़ी तेज़ी दिखाई है और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया, तो ये रोड कनेक्टिविटी को लेकर आपका क्या? देखिए, रोड कनेक्टिविटी में आपने की जानकारी में मैं लाना चाहूँगा कि जब ये NH जो हमारी मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही है, इसका 4 लेन जब बनी है, तो इसने ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी स्मूथ किया। इसके अलावा 2 मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ और चल रहे हैं। एक रिंग रोड का चल रहा है, जो कि बहादुराबाद से वो डाइवर्ट होकर जाएगा, और साथ ही ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, जो देहरादून से दिल्ली की जो हाईवे बन रहा है, वो भी मैक्सिमम पार्ट हरिद्वार से होकर जा रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत ही टाइमली सारे लैंड एक्विजिशन करा दिए, और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि लोगों को समझा बुझाकर बातचीत से कहीं पर हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी पड़ी, और न ही बल का प्रयोग करना पड़ा। उनको उसका महत्व समझाया गया, लोगों ने इसको समझा, और उनको कंपनसेशंस दिए गए, लोगों ने अपने कब्जे भी छोड़ दिए, और स्थिति यह है कि सभी काम बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। तो एक प्रकार से आउटर एरिया में आप देखेंगे तो एक प्रकार से सड़कों का नेटवर्क यहाँ पर बहुत तेजी से बन गया है या बनने की प्रक्रिया में है। वैसे सिटी एरिया में आप देखें तो यहाँ भी गड्ढा मुक्त सड़क, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब उनका ये कहना है कि हमारी पब्लिक जो डेली सड़कों पे चलती है वो गड्ढा मुक्त हो। इसके लिए भी बहुत ही युद्ध स्तर पर काम किया गया है, और जो भी कार्यदायी संस्थाएं थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये देखिए, एक अनवरत चलने वाला कार्य है। मौसम की कभी मार पड़ती है, सड़कें खराब होती हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे सड़कों कहीं उखड़ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका फॉलोअप भी बहुत अच्छा किया गया है। साथ ही साथ हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने जितने हमारे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल वर्क्स थे, डिवाइडर्स थे, उन पर ग्रीन प्लांटेशन का भी काम काफ़ी किया है। और आप सिटी में देख सकते हैं, चाहे वो हमारा शांति कुंज से लेकर बहादुराबाद तक जो NH का डिवाइडर है, वहाँ पर आपको सब अच्छे प्लांटर्स लगे हुए दिखाई पड़ेंगे।
रेलवे स्टेशन से आप ज्वालापुर तक जाएंगे तो डिवाइडर्स पर हमारे अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लांट्स लगे हुए हैं। तो एक ये भी थीम है कि स्वच्छ हरिद्वार, ग्रीन हरिद्वार, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया है। एक नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसे लेकर भी आपको काफ़ी वाहवाही मिली है। तो नमामि गंगे सुपरहिट रहा आपके कार्यकाल में, खासतौर से पुष्कर सिंह धामी की सरकार में। तो इसमें क्या-क्या कार्य हुए और भविष्य में क्या प्रस्तावित है? देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि माँ गंगा की शुचिता को, पवित्रता को बनाए रखा जाए। और हम सभी जानते हैं कि जितने शहर की सीवर या नाले होते थे वो सब गंगा में जाकर खुलते थे। इसके लिए काफ़ी युद्ध स्तर पर प्रयास हुआ और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सीवर या नाला गंगा जी में नहीं जाता है। ये सब टैप्ड हो गए हैं और इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हमारे जो एसटीपी प्लांट होते हैं, चाहे वो जगजीतपुर का प्लांट आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इतना भारी मात्रा में जल का शोधन होता है और उस पानी का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है। और एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं सेव द वाटर में, कि बीएचएल यहाँ का बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रोडक्शंस में पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की है और उनसे हमने कहा है कि आप जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको मत करिए, तो उससे ग्राउंड वाटर भी प्रभावित होता है, बल्कि जो हमारा एसटीपी का पानी निकल रहा है वो प्यूरिफाई करने के बाद उन्होंने उसको पाया कि नहीं, वो यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक टनल प्रस्तावित कर रहे हैं जगजीतपुर से ले आकर इनके बीएचएल में देने के लिए, ताकि उन्हें 24 घंटे अनवरत पानी मिलता रहे और जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि यहाँ का हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा रहे और पोल्यूटेड ना हो। घाटों को लेकर भी आपका एक अलग नज़रिया है, और चंडी घाट हो या और बाकी घाट, तो इन घाटों को लेकर भी आपने युद्ध स्तर पर काम किए हैं। तो क्या-क्या? देखिए, हरिद्वार में लगभग 74 घाट हैं और जब कुंभ मेला चल रहा था तो उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से वहाँ पर हमको जो पर्यावरण मित्र होते हैं उनकी फंडिंग होती थी और उनको रखा गया था साफ सफाई के लिए, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग था। तो हम लोगों ने इस पर विचार किया कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर हम लोगों ने एक आरएफपी फ्लोट की और लोगों से कहा कि ओन योर ओन घाट, कि आप अपने घाट के मालिक बनिए, आप इसको गोद लीजिए। और ये मुझे कहते हुए हर्ष है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग मोबिलाइज हुए। हमारे बड़े बड़े यहाँ पर अखाड़े हैं, साधु संत रहते हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। कुल 14 लोगों को हम लोगों ने ये घाट दिए, एक को 3-3, 4-4 घाट के हिसाब से, और उन्होंने उसको अपने जैसे घर की सफाई होती है उस तरह से सफाई करना प्रारंभ किया। वहाँ पर नियमित रूप से उसकी झाड़ू लगती है, कूड़े कलेक्ट होते हैं। हम लोगों ने हर की पैड़ी पर ही जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, इनको क्रशिंग की यूनिट भी लगा रखी है, जिनको हम फिर अपने एमआरएफ सेंटर पे भेजते हैं। उसका नतीजा ये रहा, जो मैंने आपसे कहा कि बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला, वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि गंगा घाट का सर्वे करने के बाद भारत सरकार ने इस योग्य समझा कि निसंदेह हरिद्वार जो घाटों का शहर कहा जाता है वो बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड पाने के लिए सबसे उपयुक्त है। रिलीजियस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो आपको लगातार साल भर लोगों से जूझना पड़ता है, श्रद्धालुओं से मशक्क़त करनी पड़ती है। तो रिलीजियस टूरिज्म को लेकर अगर हम यहाँ के लोगों के रोज़गार की बात करें तो कितना यहाँ के लोग रोज़गार पा रहे हैं, उनके रोज़गार सृजन के लिए क्या क्या प्रयास? देखिए, हरिद्वार के बारे में आप भी भली भांति परिचित होंगे कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो माँ गंगा पर पूरी बेस्ड है। चाहे वो हमारे होटल्स हों, बड़े छोटे होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों, आसपास की शॉप्स हों, यहाँ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चूँकि नेशनल हाईवेज हमारे काफ़ी अच्छे बन गए हैं, तो अब दिल्ली से चाहे हरियाणा से आने वाले लोग 3.5 से 4 घंटे में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो हर वीकेंड पर, फ्राइडे के बाद से यहाँ पर 3 से 4 लाख लोगों का रहना 2 दिन, ये बिल्कुल आम बात है और हम लोग भी इसके लिए पूरी तरह से ट्यून्ड हो गए हैं और हम लोग उसी प्रकार से सारा अरेंजमेंट रखते हैं। तो यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मनसा देवी जी का मंदिर है, चंडी देवी जी का, माया देवी का, और इसको तो शिव की नगरी भी कहा जाता है। तो दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है,
साथ ही साथ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर आप देखिए पिरान कलियर शरीफ है, जहाँ का वार्षिक उर्स जब होता है तो लाखों की तादाद में न तो भारत से बल्कि हमारे पड़ोस के देशों से भी लोग आते हैं। तो एक प्रकार से ये आप कह सकते हैं कि ये हिंदू रिलीजन का तो बहुत बड़ा केंद्र है ही है, साथ ही कलियर शरीफ की भी अपनी मान्यता है, तो वहाँ भी श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया है और हर संभव प्रयास किया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को, जायरीनों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ के टूरिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी हर की पैड़ी आता है वो हमारे मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, इन 4-5 मंदिरों में जरूर जाता है। कदाचित इसी बात को ध्यान में रखकर एक रोपवे का भी एक प्रोजेक्ट हम लोग ने कंसेप्चुलाइज किया है, जिस पर काफ़ी काम आगे चल रहा है। ये हर की पैड़ी से हमारा रोपवे चंडी देवी मंदिर तक जाएगा, ताकि श्रद्धालु हर की पैड़ी पे स्नान करके मनसा देवी भी रोपवे से जा सकते हैं, चंडी देवी भी जा सकते हैं, और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोड कंजेशन होता है, उससे बचत हो सके। एक सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम हरिद्वार की करते हैं तो यहाँ गन्ना किसान यानी कि खेती एक अहम रोजगार का जरिया है, तो खेती को लेकर आप अपनी उपलब्धियों में किस तरीके से शुमार करते हैं? देखिए, यहाँ करीब 66% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमारे शुगर केन में ही लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका खेती करते हैं। यहाँ 3 बड़ी शुगर मिल्स हैं, और चाहे वो उत्तम शुगर मिल हो, लक्सर शुगर मिल और इकबालपुर शुगर मिल। तो यहाँ पर किसानों का गन्ना सही समय पर पहुँच जाए, उनकी तुलाई सही ढंग से हो, उनकी पेमेंट्स भी सही समय पर मिलें। हालांकि हमारी एक शुगर मिल में कुछ इश्यूज पुराने चल रहे हैं, इकबालपुर शुगर मिल में, और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उसका समाधान होगा। साथ ही जो ये हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है, उसमें ऑर्गेनिक खेती को लेकर काफ़ी बात हम लोगों ने की है। और गंगा के किनारे के जो इलाके हमारे हैं, जगजीतपुर से लेकर लक्सर तक जो पूरी पैच है, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी बढ़ावा दिया है कि आप विशुद्ध ऑर्गेनिक खेती करिए, किसी तरह के पेस्टिसाइड्स का और इस तरह की खाद का इस्तेमाल ना करिए। किसानों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। सौभाग्यवश हरिद्वार में इरिगेशन को लेकर कोई समस्या नहीं है, हर खेत तक पानी पहुँच रहा है, और एग्रीकल्चर के मामले में मैं कह सकता हूँ कि हरिद्वार की एग्रीकल्चर काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में है। इंडस्ट्री पे अगर हम बात करें तो यहाँ सिडकुल ये माना जाता है कि एक तरीके से लाइफ लाइन बन गया है, और देश का ऐसा शायद कोई ब्रांड हो जो आपके ज़िले में ना हो। तो सिडकुल और इंडस्ट्री को लेकर क्या कार्यशैली रही सरकार की, और ख़ास तौर से विशेष तौर पर हम पिछले 1 साल से बात करें जब से पुष्कर सिंह धामी सरकार आई है, और वो रोज़गार को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी फोकस्ड है। देखिए, हरिद्वार में आप ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में काफ़ी डेवलप हुआ है। सिडकुल में लगभग 630 इंडस्ट्रीज़ हमारी यहाँ पर काम कर रही हैं, और कोई नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड ऐसी नहीं है जो यहाँ पर ना हो। इसी के साथ बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रुड़की इंडस्ट्रियल एरिया, टुकड़ों में छोटी छोटी जगहों पर इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। सरकार का जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है कि सरकार हमारे उद्योग धंधे जो हैं उसमें किसी तरह की अनावश्यक बाधा न डाली जाए, उद्योगपतियों का भी हित सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनका हित तो सर्वोच्च है ही है, उनका भी कहीं शोषण ना हो। दोनों के बीच संतुलन बना के रखा गया है। अगर हमारे उद्योग धंधे पनपेंगे तो जाहिर है रोजगार का सृजन भी होगा। और ये यहाँ के इंडस्ट्रीज़ पर एक फाउंडेशन भी मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि कम से कम यहाँ के कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो 60 से 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को जरूर दिया जाए, और निसंदेह इसका हम लोग बहुत कड़ाई से पालन भी करते हैं। और सबसे सुखद बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। मातृशक्ति ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। इनकी समय समय पर हम लोग उद्योग मित्र की बैठक करते हैं, और ये बैठक बड़ी अनिवार्य रूप से होती है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं, और हमारे सभी इंडस्ट्रीज़ के हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिलता है कि अगर आपको किसी विभाग से, सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है, या आपको किसी विभाग से किसी मदद की आवश्यकता है, तो हम लोग उसका टाइम बाउंड ढंग से निस्तारण भी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, और वो हमारे किसी CSR वर्क में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं,
और अभी पिछले दिनों जब हमारे जोशीमठ में एक आपको पता है आपदा आई थी, तो हरिद्वार पहला जिला था जिसने सबसे ज़्यादा मदद वहाँ पर, चाहे वो फूड पैकेट्स हों, कंबल हों, बहुत ही लोगों की मदद से तत्काल हम लोगों ने भेजा था। और अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने फिर भेजी है। वो मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश था कि सीएम रिलीफ तत्काल जानी चाहिए। किसी भी ज़िले की तरक्की और खुशहाली वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर निर्भर करती है कि जिस ज़िले का, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो तो वहाँ जाहिर बात है दुश्वारियाँ आती हैं, और जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो तो खुशहाली नज़र आती है। तो जो मेरी जानकारी में है कि आपने अपराधियों को लेकर उन्हें ज़िला बदर करने की कार्रवाई और चुन चुन के आपने जो अभियान चलाया अपराधियों को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है आपका ज़िला, और यानी कि कोई भी अपराधी हो उसका सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है, प्लेन का एरिया। तो उद्योगपतियों को जो सुरक्षा की भावना, इन्वेस्टर्स की जो सुरक्षा की भावना किस तरीके से पन पा रहे हैं? देखिए, हरिद्वार निश्चित रूप से हमारे यूपी के 3 जिलों से इसके बॉर्डर मिलता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। और हरिद्वार में आपको ये जानकारी होगी कि उत्तराखंड राज्य की पॉपुलेशन का 1/4 हरिद्वार में रहती है। जो 2011 का हमारा सेंसस था उसके हिसाब से 18 लाख पॉपुलेशन थी, और जो प्रोजेक्टेड अब आया है लगभग 25 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। मिक्स्ड पॉपुलेशन है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये हमेशा से बड़ा ही संवेदनशील जिला रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सबसे बड़ा योगदान पब्लिक का होता है, और प्रशासन की उनके साथ क्या कनेक्टिविटी है इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी हरिद्वार, उनका काफ़ी फ्रीक्वेंट दौरा होता है, जब भी वो आते हैं तो पब्लिक से जिस तरह से कनेक्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी बात स्टेट का मुखिया भी सुन रहा है। ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि आम जनता से अधिक मिलें, उनके बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें। और मैं आपको मुझे बताने में कोई परहेज़ नहीं है कि मेरे फ़ोन पर भी कभी कहीं महिलाओं के फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, या कोई छोटी सी सूचना मिलती है। देखिए, प्रशासन का सबसे मूलभूत मंत्र क्या है? अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करिए। हो सकता है सूचना गलत भी हो, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो लोगों में विश्वास जाता है। जो कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी, फिर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने सीनियर ऑफिसर को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, तो ये 4 लोगों को और उत्साह मिलता है कि वो उनकी पहचान गुप्त रखते हुए हम लोग इस पर काम करें। और साथ ही साथ पुलिस की टीम भी बहुत अच्छी है, और हम लोगों ने केवल उन लोगों को जो वास्तव में एंटी सोशल एलिमेंट थे उनके विरुद्ध जो भी हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं डिफरेंट एक्ट्स में और रूल्स में, उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, और ये प्रयास किया है कि जिले में अमन चैन बना रहे। डीएम साहब, मैं अंत में जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण संदेश या उपलब्धि जो हमसे पूछने से छूट गई हो, हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहिए। देखिए सलीम साहब, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आपसे कोई चीज़ छूटती नहीं है जल्दी, और आपने लगभग सभी पहलुओं को टच किया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, और डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो लगभग सभी बिंदुओं पर हम लोगों की बात हुई। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, हरिद्वार का अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व है, और ये चाहे वो माँ गंगा के कारण हो, यहाँ पे जितने हमारे प्रमुख संत हैं उनके अखाड़ों के कारण हो, हरिद्वार हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो उनको जब यहाँ पर आएँ और जब लौट के जाएँ तो उनके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि वास्तव में एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पर वहाँ के लोकल प्रशासन ने, सरकार ने, वहाँ के पब्लिक ने मिलकर यहाँ की जो धरोहर थी उसको संजो के रखा है। धन्यवाद। तो ये थे जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार विनय शंकर पांडे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और बड़े सादगी भरे अंदाज में अपने ज़िले की तमाम उपलब्धियों को, राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को हमारे सामने रखा है। विनय शंकर पांडे जी आश्वस्त हैं कि देहरादून के बाद में अगर कोई ज़िला है तो वो हरिद्वार है, जो उत्तराखंड की पहचान है, और इस पहचान की कोशिश ये है कि धार्मिक सौहार्द के लिए हरिद्वार को जाना जाता है। वो हिंदू संप्रदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय, हर संप्रदाय के लोग हरिद्वार में आते हैं। यहाँ इंडस्ट्री भी है, माँ गंगा भी है, और हर तरीके की खुशहाली, गन्ना किसान है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी डीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। तो सीधे सीधे डीएम साहब का कहना है कि जिस ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए
हम सुरक्षा देने में कामयाब होंगे तो वहाँ खुशहाली ज़रूर होगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट यहाँ सुपर सक्सेस रहा है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर्स का जाल रहा है, रोड कनेक्टिविटी रही है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी भी ज़िले की खुशहाली के लिए बहुत मायने रखती है। और सबसे अहम बात ये कि ज़िला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे जिस तरीके से यहाँ की आवाम को अपने घर के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, उनके गार्जियन के रूप में काम करते हैं, ये सोच उन्होंने सीधे तौर पे क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को दिया कि ये सोच उन्हें मुख्यमंत्री जी से मिली है। जैसे मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य का ध्यान रखते हैं तो विनय शंकर पांडे जी हरिद्वार का ध्यान रखते हैं। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ